अतीत में दबे पाँव के भाग 3 के साथ मैं वीणा मिश्रा आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस पाठ को हमने 3 भागों में विभाजित किया है। 2 भाग हम अध्ययन कर चुके हैं। पहले भाग में हमने वहाँ मोहनजोदड़ो के स्तूप, महाकुंड और नगर योजना के बारे में देखा। दूसरे में हमने जाना कि सिंधु घाटी सभ्यता किस तरह से एक कृषि और पशुपालन सभ्यता थी। और इस तीसरे भाग में हम यहाँ पर प्राप्त पुरातात्विक सामग्री के जरिए अनुमान लगाना चाहते हैं कि ये सभ्यता किस तरह की है। तो ओम थानवी जी की यात्रा का हिस्सा बनते हुए हम आगे बढ़ते हैं। चित्र में भी आप देख सकते हैं कि पुरातात्विक अभियान के अंतर्गत जो सामग्री खुदाई में मिली है वो यहाँ पर दिखाई गई है। आगे पढ़ते हैं। डीकेबी सी हल्का आगे पूरब में है। दाढ़ी वाले याजक नरेश की मूर्ति इसी तरफ के एक घर में मिली थी। डीके जी की मुख्य सड़क पर दक्षिण की ओर बढ़ें तो 1.5 फरलांग की दूरी पर HR हल्का है। सड़क उसे 2 भागों में बांट देती है। ये हल्का हेराल्ड हरग्रीव्स के नाम पे है, जिन्होंने 1924-25 में राखालदास बनर्जी के बाद खुदाई करवाई थी। यहीं पर एक बड़े घर में कुछ कंकाल मिलते हैं, जिन्हें लेकर कई तरह की कहानियाँ बनती रहीं। प्रसिद्ध नर्तकी शिल्प भी यही एक छोटे घर की खुदाई में निकला था। इसके बारे में पुरातत्वविद मार्टिमर व्हीलर ने कहा था कि संसार में इसके जोड़ की दूसरी चीज़ शायद ही होगी। यह मूर्ति अब दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में है। यहीं पर एक बड़ा घर है जिसे उपासना केंद्र समझा जाता है। इसमें आमने सामने की 2 चौड़ी सीढ़ियाँ ऊपर की ध्वस्त मंजिल की तरफ जाते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर नर्तकी की मूर्ति और याजक नरेश की मूर्ति का यहाँ पर वर्णन है। अब यहाँ पे देखिए ये किस हल्का में मिली है। DKB सी हल्का। DK आप देख चुके हैं, काशीनाथ दीक्षित ने जिन्होंने जहाँ खुदाई करवाई थी वहाँ पर DKB सी हल्का पूरब दिशा में है। यहाँ पर दाढ़ी वाले याजक नरेश, ये जो दाढ़ी वाले याजक नरेश हैं, इनकी मूर्ति मिली है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि ये मूर्ति कहाँ पर मिली है। DK जी की मुख्य सड़क पर दक्षिण की ओर बढ़ें तो 1.5 फरलांग की दूरी पर ही HR हल्का है। अब ये HR हल्का किसके नाम पे है? ये हेराल्ड हरग्रीव्स के नाम पे है। इन्होंने यहाँ खुदाई करवाई थी। और ये इन्होंने कब खुदाई करवाई? 1924-25 में। राखालदास बनर्जी के बाद उन्होंने यहाँ पर खुदाई कराई है। यहाँ पर कुछ कंकाल भी मिले हैं। ठीक है, तो इनको लेकर कई कहानियाँ बनती है। प्रसिद्ध नर्तकी शिल्प भी, नर्तकी ये जो नर्तकी की मूर्ति है ये भी बहुत ही फेमस है। ये भी यहाँ पर मिली है हेराल्ड हरग्रीव्स के हल्के में, HR हल्के में। इसके बाद इसके बारे में पुरातत्वविद मार्टिमर व्हीलर, ये भी एक प्रश्न बनता है। इन्होंने कहा है कि संसार में इसके जोड़ की दूसरी चीज़ शायद ही होगी। और यह मूर्ति अब कहाँ रखी गई है? दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में। तो यहाँ पर इतने प्रश्न बन जाते हैं, ध्यान रखिएगा। यहीं पर एक बड़ा घर है जिसमें उपासना केंद्र जिसको समझा जाता है। इस बड़े घर को क्या समझा जाता है? उपासना केंद्र। इसके आमने सामने की 2 सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं जो ध्वस्त मंजिल है उसकी तरफ। तो इस पैरा में हमने देखा कि ये जो नर्तकी की मूर्ति है वो कहाँ मिली है? HR हल्के में। और याजक नरेश की मूर्ति कहाँ मिली है? DKB और C हल्के में। तो ये 2 मूर्तियां हैं इस एरिया में जो प्रसिद्ध मानी जाती हैं और संग्रहालय में रखी गई हैं। और हेराल्ड हरग्रीव्स कब आए थे? 1924-25 में, राखालदास बनर्जी के बाद। और मार्टिमर व्हीलर ने क्या कहा है मूर्ति के बारे में? कि संसार में इसके जोड़ की दूसरी चीज़ शायद ही होगी। और यह मूर्ति कहाँ रखी है? दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में। इतने प्रश्न यहाँ पर अति महत्वपूर्ण हैं। आगे बढ़ते हैं। पश्चिम में गढ़ी के ठीक पीछे माधो स्वरूप वत्स के नाम पर VS हिस्सा है। यहाँ एक रंगरेज का कारखाना भी लोग चाव से देखते हैं, जहाँ ज़मीन में ईंटों के गोल गड्ढे उभरे हुए हैं। अनुमान है कि इनमें रंगाई के बड़े बर्तन रखे जाते थे। 2 कतारों में 16 छोटे 1 मंजिला मकान हैं। एक कतार मुख्य सड़क पर है, दूसरी पीछे की छोटी सड़क की तरफ। सब में 2-2 कमरे हैं। स्नान घर यहाँ भी सब घरों में है।
बाहर बस्ती में कुएं सामूहिक प्रयोग के हैं, ये कर्मचारियों या कामगारों के घर रहे होंगे। तो यहाँ पश्चिम दिशा का वर्णन किया है इन्होंने। गढ़ी के ठीक पीछे जब जाते हैं तो माधो स्वरूप वत्स ने यहाँ पर खुदाई कराई है, तो उनके नाम पे ये हिस्सा है VS। यहाँ पर एक कारखाना मिला है, रंगरेज का कारखाना, तो इसको ध्यान में रखिएगा, रंगरेज का कारखाना जिसे लोग बहुत ही चाव से देखते हैं। यहाँ कहाँ मिला है? ये VS हिस्से में। और यहाँ पर क्या दिखता है जिससे हमें पता चलता है कि ये रंगरेज का कारखाना है? यहाँ पर ज़मीन में ईंटों के गोल गड्ढे उभरे हुए हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ रंगाई के बड़े बर्तन रखे जाते थे। 2 कतारों में 16 छोटे छोटे एक मंजिला मकान है, जो देख के पता चलता है ये कर्मचारियों या कामगारों के मकान रहे होंगे। सभी घरों में क्या है? स्नान घर है। और कुएं सामूहिक रहे होंगे, जो छोटे कर्मचारी हैं तो वो सामूहिक कुएं का इस्तेमाल करते होंगे। मोहनजोदड़ो में कुओं को छोड़कर लगता है कि जैसे सब कुछ चौकोर या आयताकार है। देखिए यहाँ चित्र दिए गए हैं, ये भी चौकोर है, आयताकार है, ये भी आयताकार है। तो केवल कुएं ही गोल हैं, बाकी सब नगर की योजना, बस्तियाँ, घर, कुंड, बड़ी इमारतें, ठप्पेदार मोहरें, चौपड़ का खेल, गोटियाँ, तौलने के बाट, सब कुछ चौकोर या आयताकार मिलेंगे। छोटे घरों में छोटे कमरे समझ में आते हैं, पर बड़े घरों में छोटे कमरे देखकर अचरज होता है। इसका एक अर्थ तो ये लगाया जाता है कि शहर की आबादी काफ़ी रही होगी। दूसरी तरफ ये भी विचार आता है कि बड़े घर में निचली मंजिल में नौकर चाकर रहते होंगे, इसलिए उनके लिए छोटे कमरे बनाए गए। ऐसा अमेरिकी नृत्यशास्त्री ग्रेगरी पासेल का मानना है। क्या मानना है? कि निचले मंजिल पर नौकर चाकर रहते होंगे। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। बड़े घरों के आंगन में चौड़ी सीढ़ियाँ हैं। कुछ घरों में ऊपर की मंजिल के निशान हैं, पर सीढ़ियाँ नहीं हैं। शायद यहाँ लकड़ी की सीढ़ियाँ रही होंगी, जो कालांतर में नष्ट हो गई होंगी। मतलब सीढ़ी नहीं मिली है, इससे अनुमान लगाया गया है कि लकड़ी की सीढ़ी होंगी, जो कुछ समय बाद नष्ट हो गई होंगी। तो इस पेज में हमने देखा कि रंगरेज का कारखाना मिला है, क्योंकि गोल गड्ढे दिख रहे हैं वहाँ ज़मीन पे जिसमें बड़े बर्तन रखे जाते होंगे। कामगारों की बस्ती है, वहाँ पे छोटे छोटे मकान हैं जहाँ स्नान घर भी है, सामूहिक कुआं भी है। इसके अलावा हमने देखा कि सभी चीज़ चौकोर या वर्गाकार शेप में मिलती है या आयताकार शेप में मिलती है। तीसरे पैरा में हमने देखा कि छोटे छोटे कमरे बड़े घरों में भी मिलते हैं, और ऐसा लगता है कि ये बड़े घरों में भूतल में नौकर चाकर रहते होंगे। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं। इस पैरा में आगे बढ़ते हैं। मंजिल में ज़्यादा खिड़कियाँ, झरोखे और साज सज्जा रही हो। लकड़ी का इस्तेमाल भी बहुत संभव है, पूरे घर में होता हो। कुछ घरों में बाहर की तरफ सीढ़ियों के संकेत हैं। यहाँ शायद ऊपर और नीचे अलग अलग परिवार रहते होंगे। छोटे घरों की बस्ती में छोटी सकरी सीढ़ियाँ हैं, उनके पायदान भी ऊंचे हैं। ऐसा जगह की तंगी की वजह से होता होगा। तो ये वहाँ के जो इमारतें हैं उनकी बनावट के बारे में बताया गया है कि लकड़ी का ज़्यादा इस्तेमाल है, सीढ़ियाँ किस तरह की हैं। गौर किया कि मोहनजोदड़ो के किसी घर में खिड़कियाँ या दरवाजे पर छज्जों के चिन्ह नहीं हैं। छज्जे गर्म इलाकों के घरों में छाया के लिए यह आम प्रावधान होता है। खिड़कियों के आगे निकला हुआ एक छज्जा होता है जिससे बारिश में पानी वगैरह नहीं पड़ता है। तो गर्म इलाकों में धूप से बचने के लिए भी ये किया जाता है। क्या उस वक्त यहाँ इतनी कड़ी धूप नहीं पड़ती होगी? मुझे मोहनजोदड़ो की जानी मानी मोहरों के पशु याद हुआ है। जैसा भी हमने पिछले चित्र में देखा, गैंडा बना हुआ था मोहर में। शेर, हाथी या गैंडा इस मरुभूमि में हो नहीं सकते, क्योंकि ये रेगिस्तानी भूमि है और इन पशुओं को पानी की ज़रूरत होती है। तो लेखक का अनुमान है कि जब मोहरों में ये पशु हैं, परंतु वो इस मरुभूमि में कैसे हो सकते हैं? क्या उस वक्त यहाँ जंगल भी थे? यह प्रश्न है उनके दिमाग में। यह तथ्य स्थापित हो चुका है, यहाँ अच्छी खेती होती थी। पुरातत्वी शिरीन रत्नागर का मानना है, इसे भी अंडरलाइन करिए, कि सिंधुवासी कुओं से सिंचाई कर लेते थे। ये शिरीन रत्नागर का मानना है। दूसरे, मोहनजोदड़ो की किसी खुदाई में नहर होने का प्रमाण अभी तक नहीं मिला, यानी बारिश उस समय काफ़ी होती होगी। क्या बारिश घटने और कुओं के अत्यधिक इस्तेमाल से भूतल जल भी पहुँच से दूर चला गया? क्या पानी के अभाव में यह इलाका उजड़ा और उसके साथ सिंधु घाटी की समृद्ध सभ्यता भी? अब यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के नष्ट होने के काल्पनिक कारण अंदाज लगाए गए हैं कि किस कारण से नष्ट हुई होगी।
पानी तो अच्छा रहा होगा, कुएं से सिंचाई होती होगी, परंतु हो सकता है कुओं से बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता रहा होगा, इसलिए कुओं का जो जल का तल है वो नीचे हट गया हो, और नीचे घटने के कारण ये सभ्यता धीरे धीरे पानी के अभाव में उजड़ गई हो, ऐसा अनुमान लगाया गया है। अब यहाँ ये चित्र आप कई बार हम इस पाठ के दौरान देख चुके हैं, पुनः इसकी ज़रूरत पड़ी इसलिए इसे उपयोग किया गया है। मोहनजोदड़ो में उस रोज़ हवा बहुत तेज बह रही थी। किसी बस्ती के टूटे फूटे घर में दरवाजे या खिड़की के सामने से हम गुजरते तो साए साए की ध्वनि में हवा की लय साफ पकड़ में आती थी। जब लेखक वहाँ घूम रहे थे वहाँ बहुत तेज़ी से हवा बह रही थी, वैसे ही जैसे सड़क पर किसी वाहन से गुजरते हुए किनारे की पटरी के अंतरालों में रह रहकर हवा के लयबद्ध थपेड़े सुनाई पड़ते हैं। सूने घरों में हवा की लय और ज़्यादा गूंजती है, इतनी कि कोनों का अंधियारा भी सुनाई दे। यहाँ एक घर से दूसरे घर में जाने के लिए आपको किसी घर से वापस बाहर नहीं आना पड़ता। आप चित्र में देख सकते हैं सभी घर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल कनेक्टेड हैं। आप एक घर से बाहर आके दूसरे में नहीं जाना है आपको, आप एक से दूसरे में प्रवेश कर सकते हैं। अब कोई घर जुदा नहीं है, एक घर दूसरे में खुलता है, दूसरा तीसरे में, जैसे पूरी बस्ती एक बड़ा घर हो। लेकिन घर एक नक्शा ही नहीं होता, एक घर का एक संस्कारमय आकार होता है, भले ही वह 5000 साल पुराना घर क्यों ना हो। इसमें कमोबेश हर कोई पांव आहिस्ता उठाते हुए एक घर से दूसरे घर में बेहद धीमी गति से दाखिल होता था, मानो मन में अतीत को निहारने की जिज्ञासा ही ना हो। किसी अजनबी घर में अनधिकार चहल कदमी का अपराध बोध भी हो। अर्थात ये घर सुनसान पड़े हैं पर फिर भी लोग तेज़ी से दूसरे घरों में प्रवेश नहीं करते, बल्कि वो धीमे धीमे करते हैं, क्योंकि उनको ये अपराध बोध होता है कि कहीं मैं किसी अजनबी के घर में तो नहीं प्रवेश कर रहा। तो इसलिए ये चित्र हमने यहाँ रखा है, क्योंकि यहाँ पर्यटक घूम रहे हैं। अब यहाँ देखिए एक चित्र है ऊपर, जो वह गांव जो एक ही रात में वीरान हो गया, इसके बारे में ही इस पैराग्राफ में दिया है। जैसे किसी पराए घर में पिछवाड़े से चोरी छुपे घुस आए, तब सब जानते हैं यहाँ अब कोई बसने नहीं आएगा। लेकिन यह मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक अभियान की ही खूबी थी कि मिट्टी में इंच दर इंच कंघी करके इस कदर शहर, उसकी गलियों और घरों को ढूंढा और सहेजा गया है कि यह एहसास हर वक्त आपके साथ रहता है कि कल कोई यहाँ बसता था। ज़रूर यह आपकी सभ्यता परंपरा है, मगर घर आपका नहीं है। मतलब इस सभ्यता को इतने अच्छे से सहेजा गया है कि आज भी हमें लगता है कि यहाँ कोई रह रहा है। अनचाहे मुझे मोहनजोदड़ो की गलियों या घरों में राजस्थान का ख्याल ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। इसके पहले भी लेखक ने राजस्थान को याद किया है और यहाँ पुनः वे इसे देखकर राजस्थान को याद कर लेते हैं, महज इसलिए नहीं कि राजस्थान और सिंध गुजरात की दृश्यावली एक सी है, केवल इसलिए याद नहीं करते। कई चीज़ें हैं जो मुझे यहाँ से वहाँ जोड़ जाती हैं, जैसे हजारों साल पुराने यहाँ के खेत, बाजरे और ज्वार की खेती। मोहनजोदड़ो के घरों में टहलते हुए मुझे कुलधरा की याद आई। ऊपर जो गांव दिखाया है चित्र में मैंने, वो कुलधरा है। क्यों याद आई उन्हें? यह जैसलमेर के एक मुहाने पर पीले पत्थर के घरों वाला एक खूबसूरत गांव है। ये गांव वो है जिसे रातों रात गांव वालों ने खाली कर दिया था। क्यों, उसे हम आगे जानते हैं। खूबसूरती में हरदम एक गमी व्याप्त है, उस गांव में हम हरदम एक शोक दुख व्याप्त रहता है। गांव में घर है पर लोग नहीं हैं। कोई 150 साल पहले राजा से तकरार पर स्वाभिमानी गांव का हर बासिंदा रातों रात अपना घर छोड़कर चला गया था। वहाँ राजा से किसी बात पर कहा सुनी हो गई, तकरार हो गई, और गांव के लोग इतने स्वाभिमानी थे, बासिंदे अर्थात रहने वाले लोग, कि रातों रात उन्होंने घर छोड़ दिया। दरवाजे, असबाब अर्थात सामान पीछे लोग उठा ले गए। वे लोग तो घर छोड़ के चले गए, पीछे से उनके घर के सामान लोग उठा ले गए। घर खंडहर हो गए पर ढहे नहीं, अर्थात गिरे नहीं। घरों की दीवारें, प्रवेश और खिड़कियां ऐसी हैं जैसे कल की बात हो। लोग निकल गए, वक्त वहीं रह गया। खंडहरों ने उसे थाम लिया, जैसे सुबह लोग घरों से निकले हों, शायद शाम ढले लौट आने वाले हों। राजस्थान ही नहीं, गुजरात, पंजाब और हरियाणा में भी कुएं, कुंड, गली कूचे, कच्ची पक्की ईंटों के कई घर भी आज वैसे मिलते हैं जैसे हजारों साल पहले हुए। मतलब कई जगहों पर ऐसा है कि लोग घर को छोड़ के चले गए। जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो पर 3 खंडों का एक विशद प्रबंध छपवाया है।
इसे आप अवश्य अंडरलाइन करिए। जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो पर 3 खंड का एक बड़ा प्रबंध ग्रंथ छपवाया है। प्रबंध अर्थात बड़ा वाला ग्रंथ। उसमें खुदाई में मिले ठोस पहियों वाली मिट्टी की गाड़ी के चित्र के साथ सिंध में पिछली सदी में बरती जा रही ठीक उसी तरह की बैलगाड़ी का भी एक चित्र प्रकाशित है। उसमें उन्होंने एक मिट्टी की गाड़ी का चित्र दिखाया है, साथ ही पिछली शताब्दी में जो बैलगाड़ी यूज़ की जाती है उसका भी चित्र है। तो ये उन्होंने सिमिलरिटी दिखाई है दोनों में। तस्वीर में उन्होंने एक सतत परंपरा का इजहार किया। हालांकि कमानी या आरे वाले पहिए का आविष्कार बहुत पहले हो चुका था। जब मैं छोटा था, हमारे गांव में भी लकड़ी वाले ठोस पहिए बैलगाड़ी में जुड़ते थे। दुल्हन पहली बार इसी बैलगाड़ी से ससुराल जाती थी। बाद में हमने यहाँ भी बैलगाड़ी में और आरे वाले पहिए जुड़ने लगे। अब तो उसमें जीप के उतारू पहिए लगते हैं। उतारू पहिए अर्थात जीप के जो पहिए बेकार हो जाते हैं उनको उतार कर बैलगाड़ी में लगा दिया जाता था। तो ये उन्होंने इस पैरा में आप देख सकते हैं कि जॉन मार्शल का विशद ग्रंथ है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक प्रश्न बनता है। जहाज के उतारू पहिए बाजार में आने के बाद ऊंट गाड़ी का भी आविष्कार हो गया। ऊंट गाड़ी में हवाई जहाज के उतारू पहिए ऊंट गाड़ी में लगाए जाते थे। रेगिस्तान के जहाज से हवा के जहाज का यह ऐतिहासिक गठजोड़ है। रेगिस्तान का जहाज कौन? ऊंट। और हवा का जहाज कौन? हवाई जहाज। तो ऊंट की गाड़ी में हवाई जहाज के पहिए जोड़ना एक बहुत ही अच्छा सा जोड़ है। हालांकि कहना मुश्किल है कि दुल्हन की सवारी के रूप में बैलगाड़ी या ऊंट गाड़ी का अब वहाँ कभी इस्तेमाल होता होगा। मतलब अब ऐसा इस्तेमाल होता होगा कि नहीं, ये नहीं कह सकते। हमारे मेज़बान ने ध्यान दिलाया, मेज़बान अर्थात जो लेखक को घुमा रहे थे, जो उनकी मेज़बानी कर रहे थे, कि मोहनजोदड़ो का अजायब घर देखना अभी बाकी है। अजायब घर अर्थात संग्रहालय, म्यूजियम। खंडहरों से निकलकर हम उस साबुत इमारत में आ गए। साबुत अर्थात जो एक अच्छी तरह बनी हुई है, टूटी फूटी नहीं है। लेकिन प्रदर्शित सामान आपको खंडहरों से निकल आने का एहसास होने नहीं देता। वहाँ जो भी सामान दर्शाया गया है वो हमें ये एहसास नहीं होने देता कि हम उन उजड़े हुए घरों से निकल आए हैं। अजायब घर छोटा ही है, जैसे किसी कस्बाई स्कूल की इमारत हो। सामान भी ज़्यादा नहीं है। अहम चीज़ें क्या हैं? अहम चीज़ें कराची, लाहौर, दिल्ली और लंदन में रखी गई हैं। जो मुख्य चीज़ें हैं इन 4 जगहों पर बांट दी गई हैं। यूँ अकेले मोहनजोदड़ो की खुदाई में निकली पंजीकृत चीज़ों की संख्या लगभग 50,000 है। इसे अवश्य रेखांकित करिए। मगर जो मुट्ठी भर चीज़ें यहाँ प्रदर्शित हैं, मतलब थोड़ी सी चीज़ें मोहनजोदड़ो के संग्रहालय में दिखाई गई हैं, पहुँची हुई सिंधु सभ्यता की झलक दिखाने को बहुत है, काफ़ी है। काला पड़ गया गेहूँ, तांबे और कांसे के बर्तन, मोहरें, वाद्य, चाक पर बने विशाल। तो यहाँ पे हमने देखा कि अब लेखक किस ओर जा रहे हैं? अजायब घर की ओर। कहाँ के अजायब घर? मोहनजोदड़ो के अजायब घर। तो बाकी जो वस्तुएं हैं बड़ी बड़ी, वो तो कराची, लाहौर, दिल्ली और लंदन में है। यहाँ कुछ चीज़ें हैं पर उनके ज़रिए भी हम इस सभ्यता को अच्छी तरह से जान सकते हैं। मृदभांड अर्थात मिट्टी के बर्तन, उन पर काले भूरे चित्र, चौपड़ की गोटियाँ, दिए, मापतौल पत्थर, तांबे का आईना, मिट्टी की बैलगाड़ी और दूसरे खिलौने, 2 पाटन वाली चक्की जिसमें 2 पार्ट होते थे, कंघी, मिट्टी के कंगन, रंग बिरंगे पत्थर के मनकों वाले हार, मनके अर्थात मोती, और पत्थर के औजार आप चित्र में देख सकते हैं। ये संग्रहालय की ही वस्तुएं हैं। अजायब घर में तैनात अली नवाज बताता है, इसे भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। अजायब घर में तैनात अली नवाज बताता है कि कुछ सोने के गहने भी यहाँ हुआ करते थे जो चोरी हो गए। तो आप ये एक बैलगाड़ी देख सकते हैं चित्र में, खिलौने की बैलगाड़ी है, और संग्रहालय में रखे हुए ये जेवर हैं, कुछ औजार हैं, गोटियाँ हैं जिनसे खेलने के काम आती थी। तो ये सब सामान यहाँ के संग्रहालय का है। एक खास बात यहाँ कोई भी महसूस करेगा, अजायब घर में प्रदर्शित चीज़ों में औजार तो हैं पर हथियार कोई नहीं है। आप देख सकते हैं ये सब औजार हैं जो लोहार के काम आ सकते हैं, किसान के काम आ सकते हैं। तो ये औजार हैं, हथियार नहीं हैं। युद्ध लड़ने वाले हथियार कहलाते हैं, किंतु घर में काम आने वाले औजार कहलाते हैं। पेशे में काम आने वाली चीज़ें औजार कहलाती हैं। औजार मिले हैं, हथियार नहीं मिले। मोहनजोदड़ो क्या, हड़प्पा से लेकर हरियाणा तक समूची सिंधु सभ्यता में हथियार उस तरह कहीं नहीं मिले हैं जैसे किसी राजतंत्र में होते हैं। अर्थात इससे यह सिद्ध होता है कि यहाँ किसी राजा का शासन
नहीं होगा क्योंकि हथियार नहीं मिले। इस बात को लेकर विद्वान सिंधु सभ्यता में शासन या सामाजिक प्रबंध के तौर तरीके को समझने की कोशिश करते हैं। वहाँ अनुशासन जरूर था पर ताकत के बल पे नहीं था, अर्थात किसी राजा की ताकत के बल पे ये अनुशासन नहीं था। वे मानते हैं कोई सैन्य सत्ता शायद ना रही हो, अर्थात सेना की सत्ता यहाँ पे शायद नहीं थी, मगर कोई अनुशासन ज़रूर था जो नगर योजना, वास्तुशिल्प, मुहर, ठप्पों, पानी या साफ सफाई जैसी सामाजिक व्यवस्थाओं आदि में दिखती है। क्योंकि आपने देखा कि नगर नियोजित था, मोहरें थी, ठप्पे थे, ठीक है, नगर की जल निकासी व्यवस्था थी, कुएं का प्रबंध था, तो ये सब अनुशासित है। परंतु राजसत्ता होने का प्रमाण यहाँ पे नहीं मिलता है। एक रूपता तक को कायम रखे हुए हैं, मतलब सब में एक रूपता है। दूसरी बात जो सांस्कृतिक धरातल पर सिंधु घाटी सभ्यता को दूसरी सभ्यताओं से अलग ला खड़ा करती है, इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। कौन सी बात है जो सिंधु सभ्यता को दूसरी सभ्यताओं से अलग करती? वो है प्रभुत्व या दिखावे के तेवर का नदारद होना। प्रभुत्व यानी अपना बड़प्पन दिखाना या दिखावे की चीज़ें दिखाना, वो यहाँ पे नहीं दिखता है। मतलब ऐसी कोई बड़ी आलीशान चीज़ें यहाँ नहीं दिखती हैं जिससे पता चले कि बहुत बड़ा राजा रहा हो जो अपना शान और शौकत दिखाने का प्रयास कर रहा हो। दूसरी जगहों पर राजतंत्र या धर्मतंत्र की ताकत का प्रदर्शन करने वाले महल दिखते हैं, उपासना स्थल दिखते हैं, मूर्तियाँ दिखती हैं, पिरामिड दिखते हैं, परंतु यहाँ ना भव्य राजप्रासाद मिले हैं ना मंदिर मिली है। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में देखिए ये छोटे छोटे चित्र दिए हैं मैंने, ये छोटे छोटे बर्तन मिले हैं, छोटी बैलगाड़ी दी है, खिलौने दिए हैं, तो इस तरह की चीज़ें मिलती हैं जिससे पता चलता है कि यहाँ भव्य राजा का महल नहीं था, ना भव्य मंदिर था, तो राजसत्ता और धर्मसत्ता नहीं रही होगी, कोई और ही सत्ता रही होगी जिससे सभी कुछ अनुशासित रहा होगा। ना राजाओं महंतों की समाधियाँ हैं, यहाँ के मूर्ति शिल्प भी छोटे छोटे हैं और औजार भी छोटे छोटे हैं। मोहनजोदड़ो के नरेश के सिर पर जो मुकुट है, नीचे आप चित्र देख लीजिए, नरेश के सिर पे जो मुकुट है वो एक बैंदी की तरह दिखाई दे रहा है, जिससे स्त्रियाँ बैंदी पहनती हैं, वो शायद उससे छोटे सिरपैंच की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अर्थात वो जो मुकुट है वो भी दिखावे के लिए या शान के लिए बहुत बड़ा नहीं बनाया गया। और तो और उन लोगों की नावें बनावट में मिस्र की नावें जैसी होते हुए भी आकार में छोटी सी थी। आज के मुहावरे में आप कह सकते हैं कि ये जो सभ्यता थी लो प्रोफाइल सभ्यता थी। इससे संबंधित एक प्रश्न है यहाँ पर कि आप कैसे सिद्ध कर सकते हो कि ये लो प्रोफाइल सभ्यता थी, क्योंकि यहाँ सभी चीज़ें छोटी छोटी हैं। लघुता में भी महत्ता अनुभव करने वाली संस्कृति, लघुता अर्थात छोटापन, सब चीज़ें छोटी हैं परंतु उसमें भी एक अनुशासन है, एक महत्ता दर्शाई गई है, ये एक ऐसी संस्कृति है। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर ही नहीं था, उसे साधनों और व्यवस्थाओं को देखते हुए सबसे समृद्ध भी माना गया है। फिर भी इसकी समृद्धता की बात कम हुई है, मतलब बहुत समृद्ध शहर है, बहुत विकसित शहर है, पर इसकी संपन्नता की बात नहीं की गई है, शायद इसलिए कि उसमें भव्यता का दिखावा नहीं है, आडंबर नहीं है। दूसरी वजह यह भी है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा पिछली सदी में ही उद्घाटित हो सके हैं। उनकी अनभूज लिपि अभी भी सारे रहस्य अपने में छुपाए हुए हैं। यहाँ आप देख रहे हैं एक मोहर दी गई है जिसमें गेंडा बना हुआ है, ऊपर एक लिपि है। इस लिपि के रहस्य को कोई नहीं पढ़ पाया, इस लिपि को अभी पढ़ा नहीं जा सका है और इसीलिए बहुत से रहस्य इस पर छिपे हुए हैं, उजागर नहीं हुए हैं, अनबूझ हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं नरेश का मुकुट बहुत छोटा है और इसे लो प्रोफाइल सभ्यता कही गई है। ये यहाँ की जो नावें हैं मिस्र की नावों जैसी हैं परंतु आकार में बहुत ही छोटी हैं। नृत्य मुद्रा में ये नर्तकी की मूर्ति मिली है जो दिल्ली के संग्रहालय में है। सिंधु घाटी के लोगों में कला या सुरुचि का महत्व ज़्यादा था। वास्तुकला या नगर नियोजन ही नहीं, धातु और पत्थर की मूर्तियाँ भी मिली हैं। मृद भांड अर्थात मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं, उन पर चित्रित मनुष्य, वनस्पति और पशु पक्षियों की छवियाँ भी हैं। स्वनिर्मित मोहरें हैं अर्थात अच्छी तरह से बनाई गई मोहरें मिली हैं, उन पर बारीकी से उत्कीर्ण आकृतियाँ हैं, उत्कीर्ण अर्थात खोदी गई आकृतियाँ हैं। खिलौने भी हैं, केश विन्यास अर्थात हेयर स्टाइल भी है, आभूषण और सबसे ऊपर सुघड़ अक्षरों का लिपि रूप भी है। सिंधु सभ्यता को तकनीकी सिद्ध से ज़्यादा कला सिद्ध जाहिर करता है, अर्थात कलात्मक रूप से बहुत सिद्ध सभ्यता थी ये। एक पुरातत्ववेत्ता के मुताबिक
सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है। यहाँ भी एक प्रश्न से जुड़ा हुआ है ये उत्तर, ध्यान रखिएगा। सौंदर्य बोध है यहाँ पर, जो राज पोषित या धर्म पोषित ना होकर समाज पोषित था। तो ये सौंदर्य बोध किसी राजा के शासन द्वारा पोषित नहीं था, ना धार्मिक शासन द्वारा पोषित था, ये समाज द्वारा पोषित था। शायद इसलिए यहाँ पर आकार की भव्यता नहीं दिखती, कला की भव्यता दिखती है। अजायब घर में रखी चीज़ों में कुछ सुइयाँ भी मिली हैं। सुइयों में तांबे और कांसे की तो बहुत सारी सुइयाँ मिली हैं, तांबे और कांसे की धातु बहुत मिली है। खुदाई में तांबे और कांसे की बहुत सारी सुइयाँ मिली थी। काशीनाथ दीक्षित को सोने की 3 सुइयाँ मिली, इसे भी अंडरलाइन कर लीजिए, जिनमें एक 2 इंच लंबी थी। यहाँ मैंने चित्र में दिखाया है, संभवतः ये सुइयाँ ही हो, मुझे एकदम कंफर्म नहीं है। समझा गया है कि यह बारीक कसीदेकारी में काम आती होंगी, कसीदाकारी अर्थात कढ़ाई के काम में। याद करें, नर्तकी के अलावा मोहनजोदड़ो के नाम से प्रसिद्ध जो दाढ़ी वाले नरेश की मूर्ति है, यह जो नीचे चित्र में दी है, दाढ़ी वाला नरेश, याजक नरेश भी इन्हीं को कहा गया। उनके बदन पर एक आकर्षक दुशाला है, आप चित्र में देख सकते हैं, उन्होंने एक दुशाला अर्थात शॉल ओढ़ा हुआ है, उसमें आपको एक डिज़ाइन दिखेगी। ये आकृति गुलकारी है, गुलकारी वाला दुशाला भी है। आज छापे वाला कपड़ा अजरक सिंध की खास पहचान है, इसे भी अंडरलाइन करिए। सिंध की खास पहचान क्या है? आज एक कपड़ा वहाँ चलता है अजरक नाम का, वह कपड़ों पर छपाई का आविष्कार बहुत बाद का है। खुदाई में सुइयों के अलावा हाथी दांत और तांबे के सुए भी मिले, इसको भी रेखांकित करिए, किस किस धातु के सुए मिले। जानकार मानते हैं कि इनसे शायद दरियाँ बुनी जाती होंगी, क्योंकि ये सुए हैं, बड़े हैं, तो इनसे दरियाँ बुनी जाती होंगी। हालांकि दरी का कोई नमूना या साक्ष्य यहाँ पर हासिल नहीं हुआ है, वह शायद कभी हासिल ना हो, क्योंकि मोहनजोदड़ो में अब खुदाई बंद कर दी गई है। सिंधु के पानी के रिसाव से क्षार और दलदल की समस्या पैदा हुई। चूँकि यहाँ पर खुदाई जब हो रही थी तो सिंधु के पानी का रिसाव होने लगा और उससे क्षार और दलदल पैदा होने लगा। तो इससे यह डर था कि कहीं ये खंडहर भी ना डूब जाए, तो मौजूदा खंडहरों को बचाकर रखना ही अब अपने आप में बड़ी चुनौती है। तो ये सभ्यता यदि खंडहर के रूप में मौजूद है तो वही सही, हम कम से कम इनको ही बचा के रखें, इनसे ही हम जान सकें कि भारत की सभ्यता कितनी पुरानी है। तो उनको बचाने के लिए ही अब ये खुदाई का अभियान यहाँ पर बंद कर दिया गया है। तो यहाँ पर यह पाठ खत्म होता है। उम्मीद है आपको बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे मिले होंगे। इन प्रश्नों को आप लिखिए और इनके उत्तर तैयार करिए। बहुविकल्प के रूप में तो नहीं, परंतु आप यदि एक सटीक उत्तर ढूंढ लेते हैं तो आपको बहुविकल्प भ्रमित नहीं कर सकेंगे। तो आप अवश्य ये तीनों भाग देखिए और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि कोई संदेह हो या आपको ये पसंद आया हो तो आप अवश्य कमेंट करिएगा। धन्यवाद।